नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिक्कत की बात यह है कि मैं कई बार काउंसलिंग्स कर रहा होता हूं, कई बार लोगों से डिस्कशन कर रहा होता हूं उनकी केसेस के बारे में, और जानकर बड़ा तकलीफ के साथ मेरा दिल भर आता है कि लोग बाग किस चीज को क्या समझ रहे हैं और किस केस को क्या समझ रहे हैं। दिक्कत क्या है कि आपको मिसगाइड करके ही इन केसेस में फंसाया रखा जाता है। मैं खुलेआम कह रहा हूं और आपको भी समझना चाहिए, ये भाव आपको भी समझ में आता है। अगर आप आज इस बात से एग्री करते हैं जो मैं कहने जा रहा हूं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आपके जो सलाहकार हैं, जो वकील साहब हैं, वो भी कई बार गलत मिसगाइड कर देते हैं। जैसे 498 का गलत केस लगा है, उसके अंदर कोई बेसिक चीजें आपको नहीं बताते हैं, बस कहते हैं केस लगा है, एंटीसिपेटरी ले लो, अब केस लड़ना है, और लड़ते रहते हैं जिंदगी भर। 498 का केस दहेज का केस होता है या नहीं, उसके अलावा अगर नहीं होता है तो फिर क्या होता है? क्या डोमेस्टिक वायलेंस का केस इसी तरह से लड़ना चाहिए जिस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस को हमारे कोर्ट्स में दर्ज किया जाता है? क्या उसमें न्याय प्रणाली की खामी नहीं नजर आती, या फिर जो हमें गाइड कर रहा है वह व्यक्ति ही गलत गाइड कर रहा है? इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि एजुकेटेड हो जाइए, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप कोर्सेज को समझें हमारे, और इनमें हम यही चीज समझाने की कोशिश करते हैं कि सही क्या है और सही तरीका क्या है। क्रैश कोर्स है, अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए है। मेन कोर्स है जिसके अंदर मैं और मेरी टीम आपके साथ लगते हैं, हमारा अनुभव और बहुत बारीक नजरिया जो कि लीगल फॉर्मेट पे होता है, जिसके लिए कई बार कहा जाता है, जनरली कई लोगों को कह दिया जाता है कि कोर्ट में प्रैक्टिकल अलग होता है, यूट्यूब वाले अलग बोलते हैं। बिल्कुल गलत बोलते हैं। जो लॉ में लिखा है वही होगा, और कोर्ट का प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है। ये अपनी बनाई हुई परंपराएं हैं, इसको अगर कोई लागू करा रहा है तो उनके खिलाफ एक्शंस हुए हैं, दुनिया भर के जजमेंट जाके देख लीजिए। इसलिए एजुकेटेड होइए। आपसे पहले जितने भी लोगों ने हमारे कोर्सेज ज्वाइन किए, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपने केसेस के अंदर, चाहे वकील के साथ या वकील के बिना खुद भी अगर लड़ रहे हैं तो। और कई लोग तो अपने केसेस से बाहर भी आ चुके हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और ज्वाइन कीजिए। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं मुझसे, तो फिर अपॉइंटमेंट बुक कराइए, बात होगी दिए हुए टाइम पर। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोग बाग अक्सर एफआईआर को ये मान लेते हैं हम गिरफ्तार होने वाले हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता है, उस रिपोर्ट को बनाना होता है जिसमें यह पता लग जाता है कि हमें क्राइम होने का पता चला। अगर वहां पर क्राइम होने के सबूत नहीं है तो आप पर वो एफआईआर इलीगल तरीके से लॉन्च हुई है, उसमें आप गिरफ्तार नहीं हो सकते। तो एंटीसिपेटरी बेल कराना, जेल जाने का डर पैदा करना, ये सब फालतू बातें हैं, क्योंकि किसी के खिलाफ सबूत होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चार्जशीट पर। चार्जशीट के बारे में बहुत बड़ा वहम है, जिसके अंदर अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम चार्जशीट को ये मान के चलते हैं कि एक कागज है जो जमा होता है। हिंदी में समझिए क्या होता है। चार्ज का मतलब हिंदी में आरोप होता है, और चार्ज का मतलब इंग्लिश में भी आरोप होता है। आरोप पत्र कहते हैं इसको। तो अगर आरोप पत्र दाखिल किया गया है तो आरोपों का सिद्ध होना जरूरी है, तभी किसी को आरोपी बना सकते हैं। यानी कि वहां पर किसी तरह का एविडेंस होना जरूरी है। क्या आपकी चार्जशीट एविडेंस बेस्ड थी? क्या उसके अंदर एविडेंस दिए गए थे सामने वाली पार्टी के थ्रू? क्या आईओ ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए सब चीज जोड़ा था? चार्जशीट को मजाक बना रखा है आपने खुद ने भी, कि बस चार्जशीट करते हैं। चार्जशीट का मतलब तो समझ लीजिए। मैं आपको उल्हाना इसलिए दे रहा हूं, केस आपका है, आयु का नहीं है, आपके वकील का नहीं है, कोर्ट का नहीं है, जज का नहीं है। जिसको जो करना था वो तो गलत कर ही रहे हैं, जिसको जो ड्यूटी निभानी थी वो तो गलत निभा ही रहे हैं, पर आप तो अपने केस में सही तरीके से ड्यूटी निभाइए। अगली बात करते हैं कि अब केसेस होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, 125 सीआरपीसी, और जनरली 498 तो होता ही होता है। अब 498 से हम बात शुरू करते हैं कि सबसे डरावना केस यही होता है, बल्कि हाथी होता है। इसके ऊपर ही बैठ के डीवी और 125 सवारी करते हैं। अगर इसको गिरा दोगे ना, तलाक भी मिलेगा, मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, और ये सारे केसेस भी खत्म हो जाएंगे। 498 क्या होता है, तो इस बात को समझ लीजिए। आधे से ज्यादा अभी बोलेंगे तुरंत दहेज का केस। गलत, एकदम गलत। 498 दहेज का केस नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अपने दिमाग को आज खोल लीजिएगा। 498 सिर्फ क्रूरता का केस होता है, जिसके अंदर ऐसी क्रूरता तो डोमेस्टिक वायलेंस में भी हो सकती है, पर ऐसी क्रूरता जिसमें किसी प्रॉपर्टी एसेट की डिमांड की गई हो, और ये महिला के लिए ही बना है। पर ये महिलावादी कानून नहीं है, ये पुरुषवादी कानून भी है, यानी न्यूट्रल है, एकदम न्यूट्रल है, जेंडर को लेके एकदम न्यूट्रल है। अब सुनकर आश्चर्य हुआ होगा,
जी हां, इसमें बहुत सारे प्रोटेक्शन पुरुष को भी दिए गए हैं। किस तरह से कि क्रूअल्टी अगर नहीं हुई है, सिर्फ डिमांड हुई है, तो किसी भी तरह का केस नहीं चलेगा। सिर्फ डिमांड हुई है, क्रूअल्टी नहीं हुई है, यानी दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है, दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है, तो ये केस नहीं लग सकता। अगर लगा है तो तुरंत जाके खारिज करवा लीजिए। दूसरी चीज ये है कि ये पुरुष को कैसे प्रोटेक्ट करता है कि इसके अंदर एक और चीज है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि अगर आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई है, 6-8 महीने बाद भी केस लगा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया भर के लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं जिसके अंदर क्लियर कहा है कि लंबे टाइम बाद, यानी कि 6-8 महीने बाद भी अगर पत्नी केस लगा रही है तो 490 डे का केस दर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस ऑफेंस ऑफ क्राइम का होना जरूरी है। अब ये 490 डे तो लिखा नहीं है, यही तो एजुकेशन का फर्क होता है। अब डीवी पे आ जाइए। डीवी में आप ढंग से देखिए, 2 वर्ड से बना है, डोमेस्टिक वायलेंस। जनरली लोग इसको मेंटेनेंस का केस मान लेते हैं, या फिर मान लीजिए घरेलू हिंसा के केस भी मान लेते हैं, तो समझना नहीं चाहते कि उन लोगों का नाम कैसे आया जो इस घर में ही नहीं रहते। डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू, और घरेलू अगर कोई बात है तो पक्की बात है कि बिटवीन 4 वॉल्स अंडर 1 रूफ, यानी कि आपके घर के छत के ऊपर वाले माले में भी कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो भी इसके अंडर नहीं आता है। डोमेस्टिक वायलेंस हमेशा एक फ्लोर पर रहने वाले, यानी कि मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे फैमिली रहती है और कुछ फैमिली मेंबर्स फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं घर के, तो ग्राउंड फ्लोर वालों पे ही केस चल सकता है, सब पे नहीं चल सकता है। यानी कि रसोई का वहां होना जरूरी है, अगर रसोइयां भी अलग हो गई तब भी नहीं चलेगा केस। इतना डिटेल में है कि आप अगर इसको महिला प्रधान कहते हैं तो ये आपकी छोटी सोच है, उन बेवकूफ लोगों की बात मान लेते हैं कि महिला प्रधान कानून है। हाँ, महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए कानून है, पर इनका रिलेशन नहीं है कि महिलाओं को जो पीड़ित नहीं है उनको भी सुरक्षा दे दें इसके अंदर, जो जबरदस्ती के केस लगा दें। आपको ये समझना होगा। जब मैंने 490 डे की बात की तो वहां दहेज की बात करते हैं, डीवी की बात की तो वहां भी दहेज बोलते हैं। तो दहेज का केस का उल्लेख अगर करा गया है तो उसके लिए डीपी3, और डीपी3 की कंडीशंस इतनी हार्ड हैं, डीपी3/4 जिसे पूरा बोलते हैं, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, इसके अंदर प्रॉपरली अगर आप जाकर देखेंगे तो इतनी कॉन्क्रीट तरीके से इसको बनाया गया है कि अगर इसको फॉलो करे पुलिस तो सच्चा केस ही आपके ऊपर लगा सकती है। लीपा पोती वाला केस नहीं लगाते, आंख बंद करके धाराएं लिख देते हैं। आप सोचते हैं सारे सेक्शन लग गए, इसका मतलब मैं चार्ज हो गया, मैं आरोपी हो गया। यही गलत है। इसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी इस तरह की अगर कोई चीज हुई है तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी शेयर हाउस होल्ड अगर वहां नहीं है और गलत लोगों का नाम डाल दिया गया है तो ये सबसे मैंडेटरी कंडीशन है। अगर वो पूरी नहीं हो रही है या उसे वायलेट किया गया, वायलेट कैसे कि उनका नाम डाल दिया गया जो उस घर में नहीं रहते थे, गेम आपके पाले में। अब समझिए अगली चीज, यह है 125 सीआरपीसी, मेंटेनेंस का केस बोल देंगे तुरंत, अभी निकलेगा मुंह से मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस का केस ये सबसे पहले शुरू होता है निग्लेक्शन और रिफ्यूजल से। जाके पढ़िए, पहली लाइन यही लिखी हुई है, और लिखा है कि अगर पति निग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है, पति के ऊपर भी नहीं है केस, ये बेटे के ऊपर भी है, ये मां बाप के ऊपर भी है, और ये पति पत्नी के ऊपर भी है। और पत्नी के लिए कई कंडीशंस इसमें अलग से डिफाइन की गई और रिस्ट्रिक्शंस हैं वो, अगर आप उन्हें ढंग से पढ़ेंगे तो। यानी कि पत्नी को तो साबित करना ही पड़ेगा, मां बाप तो साबित नहीं करें, चाहे पति जो बेटा है उसके खिलाफ जाकर अगर कोई बात कहते हैं तो उन्हें इतना साबित नहीं करना पड़ेगा। और पत्नी के लिए स्पेशल क्लॉज बना हुआ है कि वो साबित करेगी कि पति ने उसे निग्लेक्ट किया, रिफ्यूज किया और वो इनकेपेबल है। और मैं बार बार अपने वीडियोस में कह चुका हूं और पहले भी कह चुका हूं कि मेरे इस वीडियो के बाद हो सकता है कभी भी कोई भी कोर्ट सक्षमता और असक्षमता को पूरी तरह समझाए, क्योंकि अगर एक ट्राई साइकिल पर बैठ के विकलांग महिला कुछ सामान सुपारी बेच रही है और अच्छा ठीक ठाक सा अपना घर खर्चा निकाल रही है और वो भी अपना घर पाल रही है, तो क्या उसका एजुकेटेड होना जरूरी है? नहीं ना। जील होती है सक्षमता, अंदरूनी एक चाहत होती है सक्षमता कि मुझे रोटी खानी है तो मुझे काम करना पड़ेगा। एक मजदूर नहीं रोज जाकर पत्थर उठा रही है, तोड़ रही है, उसकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, पर वो अपना मिनिमम वेज निकाल पा रही है ना। एक पढ़ी लिखी महिला आइडल होकर आपसे लूटना चाहती है, तो सक्षमता भी डिफाइन होनी चाहिए। सक्षमता का क्राइटेरिया एजुकेशन से नहीं है। असक्षमता ज्यादा मुश्किल है अपने आप को असक्षम बताना, पर आप लोग वहां सरेंडर मोड पे रहते हैं। पत्नी है तो देना पड़ेगा, इस थॉट पे चले जाते हैं। बता दीजिएगा 125 में कहीं लिखा हो पत्नी है तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैंने आज सिर्फ जागरूक करने के लिए बनाया है। केसेस बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं मगर स्टेबिलिटी नहीं है दिमाग में। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन पढ़ते भी नहीं।
एक बार भी नहीं पढ़ते। आज अगर ये वीडियो देखा है मेरे कहने से, ऑनलाइन ही बैठे, सर्च कर लीजिए 498A 125 और डीबी की डेफिनेशन। अगर मैं गलत हूं तो नीचे आके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब आप कहेंगे जज सुनते नहीं है, तो आप तैयारी करते नहीं है, इसलिए जज साहब आपकी सुनते नहीं। उन्हें पता है क्या जानता है, कुछ नहीं जानता, पक 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 कर रहा है। अगर किसी को गलत करना है आपके साथ तो वो आपको अवॉइड ही तो करेगा, आपको उससे ज्यादा सोचना पड़ेगा। वो कैसे, वो आपको सोचना है। हमारे पास तो ऑप्शन है, हमसे बात करेंगे, मिलेंगे तो शायद हम आपको उससे बेटर कोई और रिजल्ट निकालने की बात कर देंगे। वीडियो की लिमिटेशंस होती है, आपके केस की कंडीशंस हर किसी के अलग अलग होती है, तो मैं किस किस के केस पे क्या क्या कंडीशन में समझाऊं। वीडियो तो आप जिंदगी भर देखने वाले नहीं है ना। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर मेरा वीडियो में आज आपको लग रहा है कि दम वाली बात है तो वही लिख के जाइए जो दिल में आए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।